Welcome back. Wordology lesson 48. It was a grisly, synonym gruesome, macabre, a story about people who ate human flesh. Grisly मीन्स होता है घिनौनी, भयावह। ग्रूसम, मैकाबर, दोनों का मतलब वही होता है, सिनोनिम्स है। वैसे लोगों के बारे में एक कहानी है जो मानव फ्लेश खाया करते थे। फ्लेश मतलब होता है मांस। ध्यान रखें, FLASH रहेगा तो हो जाएगा फ्लैश, और FLESH फ्लेश। फ्लेश मतलब होता है मांस और फ्लैश मतलब चमड़ा। तो दोनों में डिफरेंस है, ए और ई की वजह से। तो इट वॉज अ ग्रीसली स्टोरी अबाउट पीपल हु एट ह्यूमन फ्लेश। यह वैसे बड़ी भयानक, डरावनी, घिनौनी कहानी है ऐसे लोगों के बारे में जो मानव मांस खाया करते थे। दैट विच इज ग्रीसली, अभी ग्रीसली क्या होता है? दैट विच इज ग्रीसली इज एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट बिकॉज ऑफ डेथ, डीके और डिस्ट्रक्शन विच इज शोन और डिस्क्राइब्ड। दैट विच इज ग्रीसली, जो भी ग्रीसली होती है वो अत्यधिक अप्रिय होता है क्योंकि उसमें डेथ, मृत्यु, डीके, क्षय और डिस्ट्रक्शन, तबाही, विच इज शोन और डिस्क्राइब, जो उसमें दिखाया गया होता है या जिसका वर्णन किया गया होता है। तो कोई कहानी ग्रिसली हो सकती है, ग्रूसम हो सकती है, मैकाब्र हो सकता है, मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा मौत, डरावनी, भयावह, घिनौनी ऐसी चीज़ें के लिए बोध कर सकते हैं। आफ्टर नरेटिंग द ग्रिसली स्टोरी करने के बाद विक्रम शोड मी अ ग्रोटेस्क, इसका प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे, ग्रोटेस्क, इसका सिनोनिम्स होता है आउटलैंडिश, paintings of two-headed animals with fangs and staring eyes. विक्रम ने हमें एक विचित्र, ग्रोटेस्क और आउटलैंडिश दोनों का मतलब होता है विचित्र, अजीब पेंटिंग्स दिखाई जिसमें जानवर जो था उसके दो सिर थे। टू हेडेड एनिमल्स, दो सिर वाले जानवर जिसमें फैंग्स थे। फैंग्स मतलब फन, सांप में जो फन होता है उसे फैंग्स कहा जाता है। और स्टेरिंग आइज, घूरने वाली आंखें। स्टेयर मतलब घूरना होता है, एक टक लगा के देखना। स्टेरिंग आइज मतलब घूरने वाली आंखें। दैट विच इज ग्रोटेस्क इज स्ट्रेंज एंड अननेचुरल सो एज टू कॉज फियर, डिसबिलीव और एम्यूजमेंट। जो भी चीज ग्रोटेस्क होती है वो अजीब होती है, अस्वाभाविक होती है, जैसा कि जिसकी वजह से क्या होता है कि भय पैदा होता है और विश्वास पैदा होता है और एम्यूजमेंट, और इसकी वजह से थोड़ी आनंद भी पैदा होती है। एंड देन इट वॉज द टर्न ऑफ विक्रम्स डॉग। अब विक्रम्स के कुत्ते की बारी थी। इट बिगेन टू ग्राउल एट मी, वो मुझ पे ग्राउल करना शुरू कर दिया, मतलब गुर्राना शुरू कर दिया। देखो, बार्क मतलब होता है भौंकना और ग्राउल मीन्स गुर्राना। इट बिगेन टू ग्राउल एट मी, वह मुझ पे गुर्राना शुरू कर दिया। व्हेन ए डॉग ग्राउल्स, जब कोई कुत्ता ग्राउल्स करता है, इट मेक्स अ लो रंबलिंग नॉइज, या हल्का से गड़गड़ाने की आवाज़ करता है। रंबलिंग नॉइज, जैसे कागज वगैरह को आप मोड़ते हैं तो उसमें से आवाज़ होता है, रंबलिंग साउंड होता है। तो एक गड़गड़ाने की आवाज़ वह पैदा करता है। यूजुअली बिकॉज इट इज एंग्री, ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो नाराज होता है, गुस्से में होता है। आई वंडर्ड इफ विक्रम हैड सम ग्रज अगेंस्ट मी दैट ही वाज thus टॉर्चरिंग मी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या विक्रम को मुझसे कोई शिकवा शिकायत है। ग्रज का मतलब होता है शिकवा शिकायत, गिला शिकवा होना, जिसकी वजह से वो मुझे इस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं कि पहले तो डरावनी कहानी सुनाई उसने, फिर क्या किया कि उसने दो जानवरों वाला, ऐसा जानवर जिसका दो सिर था, जिसमें फैंग्स थे, फन लगा हुआ था और स्टेरिंग आइज थी, उसके बारे में बताया। और अब उसकी कुत्ता जो है देख कर गुर्राना शुरू कर दिया। तो इसलिए ये व्यक्ति सोचता है कि क्या विक्रम को मुझसे कोई गिला शिकवा था जो इस तरह से मुझे टॉर्चर किया है। इफ यू हैव ए ग्रज अगेंस्ट मी, याद करना ग्रज के साथ अगेंस्ट प्रीपोजिशन होता है।
इफ यू हैव ए ग्रज अगेंस्ट मी, अगर आपको मेरे से कोई ग्रज है, गिला शिकवा है, यू हैव अनफ्रेंडली फीलिंग्स टुवार्ड्स मी, आपका मेरे प्रति और दोस्ताना भावना है, बिकॉज ऑफ समथिंग आई डिड इन द पास्ट, शायद इसलिए क्योंकि पास्ट में मैंने ऐसा कुछ किया था आपके साथ जिसकी वजह से आपकी सोच मेरे प्रति थोड़ा सा हट गई। यू हैव टू फॉलो ए grueling schedule in the private sector. You have to follow a grueling schedule in the private sector. grueling मतलब होता है व्यस्तम, बहुत व्यस्त। और शेड्यूल के बारे में बता दूँ, शेड्यूल जो होता है ये प्रोनाउंसिएशन है ब्रिटिश का, ठीक है। इसका बड़ा अजीब प्रोनाउंसिएशन अमेरिकन लोग करते हैं, स्केड्यूल, ठीक है। तो आप देखोगे आजकल बड़ा स्केड्यूल भी यूज़ करते हुए, लेकिन चूंकि इंडिया में ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन हम लोग फॉलो करते हैं तो विल यूज शेड्यूल, ओके। सो यू हैव टू फॉलो अ grueling schedule इन द प्राइवेट सेक्टर। आप अगर प्राइवेट में काम करते हैं तो आपकी बड़ी व्यस्तम शेड्यूल होती है, बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है। दैट इज द शेड्यूल इज़ वेरी हार्ड एंड टायरिंग, अर्थात आपका जो शेड्यूल होता है, शेड्यूल क्या होता है, काम करने का जो रूपरेखा रूटीन बना होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है और टायरिंग होता है। टायरिंग का मतलब क्या हुआ कि थका देने वाला होता है। इट डिमांड्स ग्रेट इफर्ट, इसमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है, एंड डिटर्मिनेशन, दृढ़ता की जरूरत पड़ती है, निश्चितता की जरूरत पड़ती है। एंड एट एम्प्लॉयज डू नॉट ग्रम्बल मच बिकॉज दे आर पेड हैंडसम। बावजूद इसके जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो ग्रम्बल नहीं करते। ग्रम्बल मतलब होता है गिला शिकवा करना। ग्रम्बल का मतलब होता है नाराजगी व्यक्त करने वाला आवाज़ पैदा करना। तो बावजूद इसके क्या करते हैं, वो ग्रम्बल नहीं करते हैं, ठीक है। वो अपना गुस्सा नहीं दर्शाते हैं, वो कोई अपनी असंतुष्टि नहीं व्यक्त करते हैं, नाराजगी व्यक्त नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी तनख्वाह दी जाती है। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, पेड हैंडसमली, तो हैंडसम मतलब सुंदर होता है, यहाँ एडवर्ब के रूप में यूज किया गया है। हैंडसमली मतलब वो उसे बहुत अच्छी तरह से पेड किया जाता है, मतलब बहुत अच्छी तनख्वाह पे की जाती है। तो इसलिए आप देखेंगे कि एडजेक्टिव के रूप में हैंडसम सैलरी, अच्छी सैलरी के लिए हैंडसम सैलरी यूज किया जाता है। इफ यू ग्रम्बल, अब देखिए ग्रम्बल वर्ड को और समझते हैं क्या होता है ग्रम्बल। इफ यू ग्रम्बल, अगर आप ग्रम्बल करते हैं, यू कंप्लेन अबाउट समथिंग इन अ बैड टेम्पर्ड एंड डिसकंटेंटेड वे। अगर आप ग्रम्बल करते हैं तो आप शिकायत करते हैं, गुस्सा शो करते हुए, बैड टेम्पर्ड मतलब गुस्से में आकर, ए डिसकंटेंटेड वे मतलब असंतुष्टि जाहिर करते हुए। तो आप असंतुष्टि जाहिर करते हुए, नाराजगी जाहिर करते हुए, गुस्सा शो करते हुए आप जब कोई बात किसी को कहते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो ये क्या होता है, ग्रम्बल, ओके। बिसाइड्स, इसके अलावा जॉब्स आर फ्रीक्वेंटली चेंज्ड, क्या होता है, नौकरियां, काम अक्सर बदले जाते हैं, बार बार बदले जाते हैं। When a particular employee will leave an organization is nobody's guess. एक्चुअली क्या होता है प्राइवेट सेक्टर में, कौन सा काम करने वाला जो व्यक्ति है कब कौन सा ऑफिस छोड़ देगा, कौन सी कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी में चला जाएगा, कोई नहीं जानता है। यहाँ पे एक फ्रेज है, इज एनीबडीज गेस, इसका मतलब हो गया, इन एनीबडीज गेस का मतलब हो गया कि इस बात को कोई नहीं जानता, कोई भी गेस नहीं कर सकता है, कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है कि कौन व्यक्ति कब काम छोड़ के चला जाएगा। दैट इज, अब देखो एनीबडीज गेस का क्या मीनिंग है, दैट इज नोबडी कैन बी सर्टेन अबाउट इट, कि कोई भी व्यक्ति इसको लेकर के आश्वस्त नहीं हो सकता है। देवदत्त गॉट द ओल्ड वुमेन्स प्रॉपर्टी बाय ग्यूल। ग्यूल का मतलब होता है चालाकी से, धोखेबाजी से, धूर्तपन से। देवदत्त गॉट ओल्ड वुमेन्स प्रॉपर्टी, देवदत्त बूढ़ी औरत की संपत्ति को चालाकी से या धोखे से प्राप्त कर लिया, ले लिया। ग्यूल इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी कनिंग। ग्यूल कोई व्यक्ति है तो ये उस क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है, मतलब वो बहुत धूर्त है। इसको धूर्त है तो आप वो क्या कहेंगे, कनिंग है तो ग्यूल है, सिनोनिम्स हो गया। इफ यू आर ग्यूललेस, ग्यूल में लेस सफिक्स लग गया, मतलब कोई व्यक्ति ग्यूल नहीं है, मतलब धूर्त नहीं है। कहते इफ यू आर ग्यूललेस, अगर आप ग्यूललेस है, यू बिहेव ओपनली एंड ट्रूथफुली, तो आप खुल करके व्यवहार करते हैं और सत्यपूर्ण तरीके से व्यवहार करते हैं। यू डू नॉट ट्राई टू डिसीव पीपल, आप लोगों को धोखा देने की कोशिश नहीं करते हैं। देवदत्त thus turned out to be an enemy in the guise of a different protector। यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन को ध्यान देंगे।
गाइस, गाइस का मतलब यहाँ इसको गाइस पढ़ेंगे, ग्यूस नहीं पढ़ेंगे। गाइस, गाइस मतलब होता है के बेस में। कहता है देवदत्त thus turned out to be an enemy in the guise of a protector। प्रोटेक्टर का मतलब होता है रक्षक। तो आप देखेंगे यहाँ पे कहता है कि इस तरह से देवदत्त एक रक्षक के रूप में वास्तव में कौन निकला, इनेमी निकला, दुश्मन निकला। देखो यहाँ पे दो तीन बातें हैं। टर्न आउट मतलब के रूप में आना, टर्न आउट टू बी मतलब के रूप में आना। तो देवदत्त इस प्रकार से एक दुश्मन निकला एक रक्षक के भेष में। गाइस इज द आउटवर्ड अपीयरेंस और फॉर्म। गाइस जो होता है किसी व्यक्ति की बाहरी प्रकटीकरण होती है, बाहरी जो दिखने से लगता है वैसा होता है और रूप में होता है। विच इज ऑफन टेम्पररी और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज रियल, जो अक्सर अस्थायी होता है और वास्तविकता से अलग होता है। एक गाइस इज ऑफन इंटेंडेड टू डिसीव अदर्स। कोई भी व्यक्ति जो भेष बदला होता है गाइस में होता है, उसका उद्देश्य ही होता है ताकि दूसरे को धोखा दिया जा सके। इंटेंडेड मतलब इरादा करना, डिसीव मतलब ठगना, धोखा देना। तो जाहिर सी बात है गाइस जो होता है अक्सर धोखा देने के इरादा से ही किया जाता है। When a liquid gushes out of something, जब तरल पदार्थ, लिक्विड मतलब क्या होता है तरल पदार्थ, गसेज मतलब होता है रिसना, बहना, धीरे धीरे रिसना, धीरे धीरे निकलने के लिए गसेज वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। वेन और लिक्विड गसेज आउट समथिंग, जब तरल पदार्थ कहीं से रिसता है, इट फ्लोज आउट वेरी क्विकली, यह बड़ी तेजी से एंड इन अ लार्ज क्वांटिटी, बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है बहता है, निकलता है। खास करके हवा वगैरह पे भी इसका यूज किया जाता है और घाव वगैरह से जो पीप वगैरह निकलता रहता है उसके लिए भी गस यूज करते हैं। वेन वी सी ब्लड गसिंग फ्रॉम ए वुंड, जब हम घाव में से ब्लड को निकलते हुए, गस करते हुए मतलब निकलते हुए, बहते हुए देखते हैं, आवर गट रिएक्शन, देखो गट का मतलब होता है आंत, हमारा जो पेट के अंदर आंत होता है वो। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे गट रिएक्शन या एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, तो गट रिएक्शन का मतलब हो गया आंतरिक प्रतिक्रिया। तो यहाँ गट का मतलब क्या हो गया आंतरिक, जबकि नाउन के रूप में आएगा तो क्या हो जाएगा आंत। तो कहते हैं आवर गट रिएक्शन, हमारा जो अंतर से जो रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होता है, इज टू स्क्रीम, कि हम चीखें। जब हम घाव में से उनको बहते हुए देखते हैं तो हमारी अंदर से मन करता है, हमारा अंदर से रिएक्शन होता है कि हम चीखें। A gut feeling is based on instinct or emotion rather than on nature। एक गट फीलिंग जो होती है वो इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट मतलब होता है आंतरिक गुण, ठीक है, और इमोशन मतलब भावना। कहता है कि जो गट फीलिंग होती है वो हमारी एक आंतरिक गुण होती है, अंदर से होता है, ठीक है, भावनाओं से जुड़ी हुई बात होती है, उसमें रीजन बहुत मायना नहीं रखता है। अब इस बात को समझने के लिए ऐसे समझिए, कभी कभी क्या होता है कि अनायास आपको अंदर से मन करता है कि रोए, जब उसका कोई बहुत बड़ा कारण आपको नहीं मिलता रहता है कि क्या वजह है ऐसा करने का। ठीक है। तो इस तरह की जो फीलिंग जब अंदर से आती रहती है, जिसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा रीजन भी नहीं रहता है, तो वहाँ पे आप क्या यूज करते हैं गट रिएक्शन। एक गट फीलिंग या गट फीलिंग कहते हैं। एक गट फीलिंग इज बेस्ट, गट फीलिंग जो होती है जो अंदर से आती है ऑन इंस्टिंक्ट और इमोशन, वो आंतरिक भावना के ऊपर निर्भर होता है बजाय कि कारण। द फीलिंग कम्स आउट फ्रॉम योर गट्स, एक्चुअल उस तरह की भावना कहाँ से निकल के आती है आपको गट्स, गट्स किसको बोलते हैं बॉयल्स या इंटेस्टाइन्स मतलब आंत से। when a building is a gut sorry when a building is gutted, say by fire, its inside is completely destroyed and only its outside walls remain। when a building is gutted, आप देखोगे कभी कहीं पे आग लग जाती है, खास करके कोई घर वगैरह में आग लग जाती है तो आप देखोगे कि ऊपर का चीज़ तो जल के राख होता है, कहीं कहीं खंभा वगैरह खड़ा हुआ दिखेगा। तो ये कहलाता है गटेड हो जाना, मतलब जल जाना। When a building is gutted, देखो वर्ब के रूप में कितना अंतर हो गया। गट एडजेक्टिव रूप में, आंतरिक नाउन के रूप में आंत, और वर्ब के रूप में जल जाना। तो कहता है व्हेन अ बिल्डिंग इज गटेड, जब एक बिल्डिंग जल के खाक हो जाती है। से बाई फायर, यहाँ देखो यहाँ बहुत बढ़िया सीखने वाला टर्म है, से बाई फायर, उदाहरण के तौर पे आग के द्वारा।
यहाँ से का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। से बाई फायर फॉर एग्जाम्पल, आग के द्वारा, इट्स इनसाइड इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, इसका आंतरिक हिस्सा पूरी तरह से नष्ट होता है, एंड ओनली इट्स आउटसाइड वॉल्स रिमेन, और केवल इसके बाहरी दीवार बच जाते हैं। तो इस तरह के जो दृश्य होता है घर में आग लगने के बाद, जल जाने के बाद, तो इसको क्या कहा जाता है, गटेड। चलिए अब हम लोग देखते हैं एच से वर्ड्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्ड्स स्टार्टिंग विद एच। He has a habit of shaking hands after every joke he cracks. इसमें दो तीन बातें हैं जो आपको सीखना चाहिए। जोक को क्या किया जाता है, क्रैक किया जाता है, मतलब एक चुटकुला कहना, चुटकुला जोक में चुटकुला होता है, तो चुटकुला कहने के लिए से वर्ड की जगह पर हम क्या यूज करते हैं, क्रैक, ठीक है। तो ही हैज ए हैबिट ऑफ शेकिंग हैंड्स आफ्टर एवरी जोक ही क्रैक्स, हर बार जब एक चुटकुला कहता है तो हर चुटकुला करने के बाद, हर जोक करने के बाद वो क्या करता है, हाथ मिलाता है, और ये उसकी आदत है, ठीक है। A habit usually means something which is done regularly by a single person. हैबिट क्या होता है, हैबिट वर्ड को जानिए। जब कोई एक व्यक्ति नियमित रूप से कोई काम को करता है तो वह हैबिट कहलाता है, मतलब एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति विशेष की जो आदत होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हैबिट कहते हैं। लेट अस टेक ए लुक एट अदर नियर इन मीनिंग वर्ड्स। चलिए ऐसा ही एक और शब्द लेते हैं जिसका अर्थ काफ़ी इसके नज़दीक है, और वो शब्द क्या है, custom. A custom usually means something which has been done for a long time by a whole society. अब देखो, एक आदमी की कोई आदत होती है तो वो हैबिट होती है, और कोई जो समाज की, पूरे समुदाय की जो आदत होती है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं रिवाज। एक कस्टम यूजुअली मीन्स, कस्टम का साधारण तौर पे अर्थ होता है विच हैज बीन डन फॉर ए लॉन्ग टाइम बाई अ होल सोसाइटी, जो समाज के द्वारा, एक पूरे समाज के द्वारा लंबे समय से किया जाता रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, कस्टम कहते हैं, रिवाज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, द कस्टम ऑफ लाइटिंग लैम्प्स एट इनॉग्रल सेरेमनीज। देखो, इनॉग्रल मतलब होता है उद्घाटन से संबंधित, शुभारंभ, ठीक है। इनॉग्रेट करते हैं, किसी कार्य का उद्घाटन करते हैं, तो उद्घाटन के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, इनॉग्रेट, और उसी से बन गया नाउन इनॉग्रेशन, ठीक है। एडजेक्टिव भी है, इससे बनता है इनॉग्रल फंक्शन, ओके। सेरेमनी मतलब समारोह। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि द कस्टम ऑफ लाइटिंग लैम्प्स एट इनॉग्रेशन सेरेमनी, रिवाज है कि जब कोई भी चीज़ की शुभ उद्घाटन करते हैं तो वहाँ पे क्या किया जाता है, लैंप जलाया जाता है, लाइट जलाया जाता है। मतलब आप देखते हैं मोमबत्ती जला करके आजकल करते हैं, कैंडल जलाते हैं, और थोड़ा एडवांस हो गया तो सीधा डायरेक्ट स्विच ऑन करके लाइट जलाते हैं। तो हमने देख लिया हैबिट और कस्टम में डिफरेंस। एक व्यक्ति की आदत है, इंडिविजुअल व्यक्ति की आदत है तो हैबिट कहलाती है, और पूरे सोसाइटी की आदत है तो दैट इज कॉल्ड कस्टम। नाउ कम टू प्रैक्टिस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैन मीन कस्टम। प्रैक्टिस का मतलब भी रिवाज हो सकता है, बट ऑफन विद अ डेरोगेटरी मीनिंग। लेकिन अगर खराब अर्थ में, डेरोगेटरी मतलब होता है खराब, गंदी, सामाजिक में, जो समाज में जिसको अच्छा नहीं माना जाता है, तो खराब चीज़ों के लिए जो हम यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रैक्टिस। और रिवाज अच्छे जनरली होते हैं, हालांकि रिवाज में भी अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, द प्रैक्टिस ऑफ एक्सप्लॉइटिंग द इलिटरेट। कहते हैं कि इलिटरेट मतलब क्या होता है, निरक्षर। एक्सप्लॉइट करना मतलब होता है शोषण करना। तो कहते हैं जो शोषण, निरक्षर लोगों का जो शोषण करने का रिवाज है, हिंदी में तो रिवाज हमने कर दिया, ठीक है। तो ये निगेटिव बात है, तो निगेटिव बातों के लिए हमने क्या किया, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ऑल्सो मीन्स द यूजुअल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। यहाँ ईज नहीं होगा, इन बिजनेस, इन बिजनेस लॉ इट। प्रैक्टिस का एक और मतलब होता है जो आमतौर पे जो काम करने का तरीका होता है, चाहे वो व्यवसाय में हो, चाहे कानून में हो। आप अक्सर सुनते होंगे कि वह कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, वकालत की प्रैक्टिस करता है, डॉक्टर क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ द डॉक्टर्स। अब देखो, यहाँ प्रैक्टिस का मतलब रिवाज के लिए हो गया, टू राइट RX एट द टॉप ऑफ दियर प्रेस्क्रिप्शंस। देखो, RX वास्तव में ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है प्लीज टेक इट,
डॉक्टर्स लोगों की आदत क्या होती है कि मेडिसिन, अब तो हालांकि ये नहीं देखने को मिलता है, पहले लिखते थे RX लेकर के तब यहाँ मेडिसिन का नाम देना, ठीक है। तो RX का मतलब फ्रेंच में होता है, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है प्लीज टेक इट, ठीक है। तो ये एक रिवाज था, शुरू से चलता आ रहा था, तो इसलिए लोग RX ही लिखते थे। और अभी भी कुछ डॉक्टर्स लिखते हैं, लेकिन जनरली अब नहीं भी लिखते हैं। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ द डॉक्टर्स, या डॉक्टर्स का एक प्रैक्टिस है कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, पर्ची जिसमें डॉक्टर दवाइयाँ लिख के दी होती है, जिसमें दवाइयाँ दी होती है लेने के लिए, उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन के सबसे ऊपर क्या लिखना, RX। The conventions of a society are its generally accepted standards of behavior। कन्वेंशन मतलब भी परंपरा होता है, लेकिन ऐसी व्यवहार समाज में जो अच्छा मानता हो, जो समाज का स्टैंडर्ड बिहेवियर हो, ठीक है। तो समाज में जो स्टैंडर्ड बिहेवियर होता है उसको क्या कह सकते हैं, कन्वेंशन। इसका भी मतलब होता है परंपरा, इसका भी मतलब होता है रिवाज, ऐसा रिवाज जिसको समाज सही मानता हो। एज ए मैटर ऑफ कन्वेंशन मेन डू नॉट वियर स्कर्ट्स, यह एक परंपरा की ही बात है कि मर्द लोग स्कर्ट्स नहीं पहनते हैं, ठीक है। तो ये एक परंपरा की बात है। तो ये कन्वेंशन क्या हो गया, पॉजिटिव बात हो गया, सकारात्मक बात के लिए हम यूज करते हैं। तो क्या कहते हैं, कन्वेंशन। स्कर्ट्स, जो लड़कियां लोग स्कर्ट्स, घाघरा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यह एक परंपरा की बात है, रिवाज की बात है कि मर्द लोग घंघरा नहीं पहनते हैं। तो इस तरह से आपका ये लेसन भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।